नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते जा रहे हैं हम जो कक्षा 12वीं की जो भारतीय इतिहास की तीसरी पुस्तक है, यानी कि जो थर्ड पार्ट है उसका चैप्टर 9। ठीक है, जिसमें किसके बारे में दे रखा है हमें? उपनिवेशवाद और देहात। देहात से क्या समझते हो आप? देहात का मतलब है कि जैसे गांव का इलाका हो गया, उन सब चीज़ों को हम, वहाँ की जगह को हम क्या बोलेंगे? देहात। ठीक है। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, यानी कि जो सरकारी अभिलेख, अभिलेख मतलब जो लिखे हुए कुछ प्रपत्र होते हैं उनको बोलते हैं हम सरकारी अभिलेख, जो सरकारी कामकाजों में काम आते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। इस अध्याय में आप देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ। औपनिवेशिक शासन का आप एक अर्थ ये भी निकाल सकते हो कि जिस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था। औपनिवेशिक मतलब किसी के अंडर काम करना, या फिर किसी का, हमारे ऊपर किसी का आधिपत्य या उनका अधिकार होना, उसे हम बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे, यानी कि गांव वगैरह के इलाके में। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, जो बंगाल के जमींदार हैं उनसे मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़ियां और संथाल लोग रहते थे। संथाल हमने पहले भी पढ़ा है कि जो संथाल है वो एक जनजाति का नाम है। संथाल हो गया, बोडो हो गया, ये कौन है? जनजातियां हैं। और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये अंग्रेजी कंपनी थी एक, है ना, ब्रिटेन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया था, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया था। कुल मिला के अगर हम इस बुक में जो प्रवेश करने जा रहे हैं, एंट्री करने जा रहे हैं, वो एक किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले सबसे जो फर्स्ट बुक थी हमने उसमें पढ़ा था एंशियंट इंडिया, यानी कि पाषाण काल, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शासक धर्म, इनके बारे में पढ़ा था, मौर्यों के बारे में। फिर जब दूसरी बुक हमने रीड करी अच्छे से, उसमें हमने पढ़ा था मुगल, है ना, अकबर, शाहजहां, इन सब के बारे में। अब ये जो थर्ड पार्ट है तुम्हारा, इसमें क्या आ जाएगा? बेसिकली जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी, ठीक है, आधुनिक काल, उससे रिलेटेड भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, जनसाधारण मतलब जन होते हैं, जनता होती है, उनके लिए अलग अलग परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से ज्यादा धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई जमीन मिल जाती है और कौन अपनी उस जमीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वे कहाँ, किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानूनों का विरोध करने से भी नहीं हिचकते, ये जिसे जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे, यानी कि ये भी साफ साफ क्लियर करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार वे अनेक परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। आप इन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती हैं। आप राजस्व अभिलेखों, राजस्व अभिलेख जहां पर राजस्व या कर वसूल कर इकट्ठा करके रखा जाता था, और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं और सर्वेक्षकों तथा यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमें जो चित्र 9.1 दे रखा है, कपास गांव से मंडी ले जाई जा रही है, गांव से मंडी ले जाई जा रही है, यह चित्र 20 अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। ये देखो, यहाँ से गांव से कहाँ लिया जा रहा है इसको? मंडी ले जाया जा रहा है, किस लिए? इसको सेल करने के लिए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल और वहां के जो जमींदार हैं उनके बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था, यानी कि सबसे पहले कहां पर स्थापित किया था औपनिवेशिक शासन? शासन बंगाल में।
यह वह प्रांत वही प्रांत यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने, यानी कि जो गांव का समाज था उसे ठीक किया गया, वहां की भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था और एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ था। तो सबसे पहले है बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना दे रखी है। बर्दवान कहाँ पड़ता है? हमारा वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सन 1797 में बर्दवान, आज के वर्धमान, यानी कि उस टाइम इसे हम बर्दवान बोलते थे, आज बर्धमान बोलते हैं, उसमें एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, यानी कि जिन्हें राजस्व देने में या जमींदारी देने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम, यानी कि जो उनकी संपत्ति होती थी एक तरह से उसको नीलाम कर दिया जाता था। चूंकि बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था, यानी कि जो जितना शक्तिशाली होगा उसको राजा की उपाधि दी जाती थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं, यानी कि महाल, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पैंच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर और एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से ज्यादा बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की जमीनें खुले तौर पर बेची गई, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उन्हीं के हाथों में रहा था। यानी कि बेच दी, लेकिन उनका जो नियंत्रण है फिर भी वो उन्हीं के हाथों में रह रहा था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदारी कौन थे? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था इसके बारे में हमें क्या बताती है। अब बर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता स्थित राजमहल। ये हार्बर रोड है, बर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड के नाम से जाना जाता है इसे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक, जब 19वीं शताब्दी के लास्ट के साल चल रहे थे, उस समय तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभ यानी खंभों वाले राजमहल बनवाए, जिनमें नृत्य कक्ष यानी कि जो नाच गाने का जो कक्ष होता था वो अलग होता था, बड़े बड़े मैदान और शानदार प्रवेश द्वार होता था। अब आता है अदा न किए गए राजस्व की समस्या, यानी कि किसी भी राजस्व को अगर अदा नहीं किया गया, भुगतान नहीं किया गया है, तो उस समस्या से किस तरीके से निपटा जाता था। अकेले बर्धमान राज की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। यानी कि वो सोचते कि जो समस्याएं जब उन्होंने बंगाल पर आधिपत्य करा था, अपना अधिकार जमाया था, तब से जो उनके सामने समस्याएं आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी या फिर उनका कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश का प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित की गई, यानी कि जो राज्य की जो टैक्स वसूलने की जो उनकी एक मांग होती थी या फिर उनका जो एक फिक्स अमाउंट होता था राजस्व के लिए, उसको स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया और कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। यानी कि जो उद्यमी होते थे, एक तरह से बिजनेसमैन है ना, वो क्या करते थे, उसी से पूंजी निवेश से ही एक निश्चित लाभ कमाने की, कि भाई हाँ हमें इतने पैसे बच जाएंगे या फिर इतना हम लाभ कमा पाएंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा।
अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों जैसे कि यौमन और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे कि भाई हम यहाँ पर खेती भी अच्छी करेंगे, कृषि भी अच्छी करेंगे, जो कृषि में जो दिक्कतें आ रही हैं उनमें सुधार करेंगे और राजस्व भी अदा करेंगे। तो उन लोगों को पता नहीं चल पा रहा था। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदारों के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब उन्हें जमींदारी के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट उन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया था कि भाई ये आपको राजस्व के तौर पर अदा करना है। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता मात्र था, यानी कि संग्राहक, यानी कि जो सिर्फ कर को वसूल करता था और इकट्ठा करता था। चित्र 9.3 में देखेंगे चार्ल्स कॉर्नवालिस, इनका जो शासन काल रहा वो 1738 से 1805 तक रहा। 1785 में थॉमस गेंसबोरो द्वारा चित्रित चित्र एक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना और उसको खाली इसको उनको ना लॉर्ड की उपाधि दी जाती थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, इस तरीके से। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे, यानी कि एक जमींदार होते थे, एक या दो जमींदार, उनके नीचे 400 गांव को रखा जाता था। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदोपरांत यानी कि उसके बाद जमींदार यह निर्धारित करता था कि अलग अलग गांव से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी और फिर जमींदार उन गांव से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठा किया करता था। जमींदारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक जाते थे या फिर क्यों चूक करते थे? कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन होंगे। यानी कि एक तरह से उनके मन में डाउट रहता था कि कहीं ये हमारा जो ये राजस्व है इसको अपने पास ना रख लें और अपने जो संपदा हो गई अपनी संपत्ति उनमें सुधार में यूज ना कर लें। किंतु इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके बाद राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। अब ये ताल्लुकदार कौन होते? ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी कि संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। जमींदारों की सफलता के कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, यानी कि जो शुरुआती मांगे थी वो बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने में से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदारों का बोझ शनै-शनै यानी कि धीरे-धीरे कम होता जाएगा। शनै-शनै का मतलब होता है धीरे-धीरे। दूसरा, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे रैयत के लिए जमींदार को उनकी देय राशियां चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। और तीसरा क्या था? राजस्व असमान था, यानी कि एक बिल्कुल ये नहीं था कि भाई एक जैसा राजस्व हो, तो राजस्व असमान कर दिया था इन्होंने। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक भुगतान नहीं आता था
तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। चौथा था इस्तेमारी बंदोबस्त। इस इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदारी की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत शब्द का अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। रैयत मतलब किसानों से माना जाता है। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि शिकमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया जाता था। यानी कि जमीन को आगे, कि जैसे मान लो मेरी जमीन और मैंने किसी को वो काम करने के लिए दे दिया कि भाई तुम यहाँ पर खेती कर सकते हो, तो वो हो गया पट्टे पर जमीन देना। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। यानी कि कंपनी चाहती थी कि हमारा पूरा कंट्रोल रहे इन जमींदारों पर भी और इनकी जमीन पर भी। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित और प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा और उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म करने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते हैं। अमला का अर्थ क्या होता है? अमला मतलब जो राजस्व इकट्ठा करता था, जो जमींदार राजस्व इकट्ठा करने वाला जमींदार, इसे हम क्या बोलते हैं? अमला। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। जैसे एमसीक्यूज आते हैं, उनमें पूछा जाता है कि अमला किसे कहा जाता था। लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवार्षिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी करते थे। रैयत मतलब जो जमींदार, जो किसान खेती करते थे, वो धनवान रैयत यानी कि जो पैसे वाले होते थे और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले बर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। यानी कि 30,000 से ज्यादा वाद विवाद लंबित थे। मतलब एक तरह से वो एक न्याय की उसमें खड़े थे। अब जोतदारों का उदय। 18वीं सदी के अंत में जब एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जंगल के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, जोतदार किन्हें कहा जाता था? जो धनी वर्ग के किसान होते थे, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए गए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदारों मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि जो बरगदारों या अधियारे होते हैं, उनके माध्यम से जोता जाता था। यानी कि जो वहां पर खेती करते थे, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे, फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। ये देखो चित्र 9.4 में बंगाल के गांव का दृश्य है। ये जॉर्ज चिनरी द्वारा 1820 में ये लिया गया था। चिनरी भारत में 23 वर्ष तक रहा था। उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए थे, जिनमें आम लोगों के जनजीवन की, आम लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, चित्र, भूदृश्यों के चित्र,
विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र शामिल थे। आकृति में ग्रामीण बंगाल के एक घर का चित्र दिया गया था। उन दिनों जोतदार और साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे। ठीक है। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले, लगान मतलब जो कर वसूला जाता था, वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो अक्सर जोतदार उन जमीनों को खरीद लेते थे, क्योंकि जो जोतदार थे ये एक धनी कृषक होते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक ज्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता और कुछ अन्य स्थानों पर वे गौटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकारों का कमजोर पड़ना अवश्यम भावी था। ये देखो यहाँ पर हमें एक चित्र के माध्यम से भी समझा रखा है। ग्रामीण बंगाल में शक्ति के धारक, यानी कि सबसे ऊपर था कंपनी का राज, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। उसके बाद जमींदार अनेक गांव पर जो नियंत्रण रखते थे। फिर आते थे जोतदार, जो कि कौन थे? धनवान रैयत थे, यानी कि पैसे वाले। फिर रैयत आते थे, फिर शिकमी रैयत और फिर लास्ट में भी शिकमी रैयत ही है। ठीक है। दिनाजपुर के जोतदार, ये स्रोत एक है, एक बार इसको देख लेंगे। बुकानन ने बताया कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके बिना जरूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता? क्योंकि यही थे धनवान रैयत, है ना, पैसे वाले, तो ये उन्हीं को यही उधार देते थे। किसी को जरूरत पड़ती थी काश्तकार वगैरह को, तो लोगों को इनकी जरूरत भी थी। जोतदार जो बड़ी बड़ी जमीनें जोतते हैं बहुत ही हठीले और जिद्दी हैं और ये जानते कि जमींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलता। वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही दे देते हैं और लगभग हर किस्म में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती है। उनके पास उनके पट्टे की हकदारी से ज्यादा जमीनें हैं। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते हैं, यानी कि कचहरी में मतलब उनके न्याय को सुनने के लिए, उनके वाद विवाद को सुनने के लिए और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते हैं, तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना या मुंसिफ की कचहरी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जमींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते हैं और जोतदार छोटे छोटे रैयत का राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते हैं। ठीक है। अब है हमारा जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। तो बच्चों आज की वीडियो में करेंगे हम इतना ही। हमने आज क्या जाना है इसके बारे में, जो जोतदार उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक शासन के अर्थ और इनके बारे में समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से हमारे देश के ऊपर अपना शासन कर रही थी। औपनिवेशिक मतलब किसी देश का हमारे देश पे क्या आधिपत्य होना, अधिकार होना, किसी दूसरे देश के प्रति गुलाम होना, तो ये होता है हमारा औपनिवेशिक शासन। अब इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे कल विस्तार से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।